तो जो अपने मार्क्स लाकर सबको चौंका देते हैं, उनकी कहानी हम आप तक लाते हैं। और इसी कहानी के सिलसिले में आज खुशी जी हमारे साथ हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि खुशी जी के पीसीएम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए, इन्होंने क्या अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है। अगर 75% से प्लस मार्क्स आप लेकर आना चाहते हो तो खुशी जी, जैसा कि आपका रिजल्ट मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आपके हिंदी में 94 मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स में आपके आए 91 है, फिजिक्स में 89, इंग्लिश में आपके 88 है और केमिस्ट्री में आपके 86 है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और ये बताइए, जब आपने रिजल्ट को चेक किया तो आपको पता था कि आप इतने मार्क्स आ जाएंगे, कैसा आपको फील हुआ उस टाइम पे? तो उस टाइम पे कुछ श्योर सा नहीं था, और जैसे कि मतलब रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएंगे इतना पता भी नहीं था, क्योंकि मतलब काउंसलिंग में ही से स्टार्ट हो चुकी थी और फिर डर भी लग रहा था कि 24 से पहले अगर नहीं आया तो फिर मतलब क्या होगा। पर से लकीली एकदम टाइम पे आ गया। और जस्ट मतलब मैं बस उस टाइम फोन चला ही रही थी और आपका नोटिफिकेशन आया। एक टाइम पे तो बिलीव ही नहीं हुआ सर कि मतलब रिजल्ट आ चुका है। फिर मैंने एक बार चेक किया तो मतलब आपने बताया कि रिजल्ट आ चुका है। फिर मैंने वापस जाकर के पोर्टल पे जाकर के चेक करा, तो फिर से सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे 75% आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो आ गया। उसके बाद फिर मैंने टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड आपके तो 75 से प्लस मार्क्स आ गए हैं और आप जेई के लिए भी क्वालिफाई हो आप, और आप जेई देने वाले हो। मेंस दिया है आपने? यस सर, दे दिया है और मुझे कॉलेज भी अलॉट हो चुका है। अलॉट हो चुका है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है ये तो। एंड तो कैसे क्या दिया आपने? कई बार एनएस बोर्ड में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो पीसीएम के लिए ही आते हैं ताकि 75% उनके आ जाए, आगे वो जेई दे सके। तो कैसे क्या किया आपने? थोड़ी अपनी जर्नी बताइए एनएस बोर्ड में आने का। सर मैंने 12th देने के लिए मैं एनआईओएस बोर्ड में आई। पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब से आपके मतलब पुराने वीडियोस के थ्रू एनआईओएस की मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन लिया। सर इसमें ऑन डिमांड एग्जाम होते हैं, मतलब उसकी वैरायटीज कैसी होती है। फिर जैसे अगर मैं रेगुलर वाला एग्जाम दे रही थी तो उसमें टीएमए सबमिट करना होता, पीसीपी क्लासेस अटेंड करने होते हैं, इन सबका टाइम क्या रहेगा, सब कुछ किया। बुक सर थोड़ी लेट आई थी, मतलब जैसे 2-3 महीने पहले बुक्स आई थी, लेकिन तब तक मैंने प्रिपरेशन चालू रखा था। यानी कि बुक्स लेट मिलती है और फिर भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पीडीएफ वगैरह से पढ़ा आपने, जैसे तैसे करके पढ़ाई कर रहे थे आप, है ना? तो आपने 10th के बाद डायरेक्ट 12th किया है या 12th करने के बाद आपने फिर से 12th किया है? ये थोड़ी कहानी बता दीजिए आप। नो सर, मैंने 10th के बाद कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया था, उसके बाद फिर मैंने एनआईओएस से मतलब 12th किया। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड से 12th क्लास पास करी आपने। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पीसीएम के 80% स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड के अंदर होते हैं। वो सिर्फ पीसीएम के ही होते हैं, उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या किसी के पास बायोलॉजी भी होता है। पीसीएम वाले जाते हैं जेई में और पीसीबी वाले जाते हैं नीट के अंदर। और एनएस बोर्ड के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स जो आते हैं वो 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एनएस बोर्ड में स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ पे मार्क्स आते भी हैं, क्या मेरे मार्क्स आएंगे भी यहाँ पे? तो आपके सामने एग्जाम्पल है यहाँ पे खुशी जी। आप ज़रा बताइए कि आपको क्या लगता है कि 70% लाना बहुत ज़्यादा ही टफ है कि आ ही जाएंगे, थोड़ा बहुत मेहनत कर ले? क्या कहना आपका इसके ऊपर? सर उतना ज्यादा टफ तो नहीं होता है। आप बस जो आपको बुक्स मिले हैं उसको आप अच्छे से मतलब उसके पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए। मैंने इससे ज्यादा कुछ किया नहीं था सर। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फिर टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उन सबको सॉल्व करिए। मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं में से रहते हैं सर। और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। टीचर्स भी नंबर देते हैं। यानी कि आप इन टेक्स्ट का जो क्वेश्चन दिया गया वो पढ़िए, टर्मिनल वाला पढ़िए, यानी बुक्स से प्रिपरेशन कीजिए, कुल मिला के ये कहना है। एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपसे जो मेरा मेन क्वेश्चन रहेगा वो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। फिजिक्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की, क्या कहना चाहूँगा? फिजिक्स की प्रिपरेशन तो जैसे कि आपको पता है मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी, तो फिजिक्स मतलब उसके साथ साथ मैं पढ़ रही थी। बट लेकिन हम जेई के लिए तो थोड़ा अलग हो जाता है सर। मतलब उसमें हम एमसीक्यू टाइप्स के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी भी हमें लिखनी होती है। तो थ्योरी की प्रिपरेशन सर मैंने पूरी बुक से करी थी, फिर से हो चुका। लेकिन जो फिजिक्स का फॉर्मूला होता है ये आपने कैसे याद किया? जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं भूल तो नहीं जाते थे आप? सर वो मतलब प्रैक्टिस करते गई तो फिर वो याद होते गए। यानी कि जो आपके फॉर्मूला है उसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, वो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है? एंड फॉर्मूला के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जो डेरिवेशन होता है फिजिक्स का, आपने इसको याद करने के लिए या इसको अच्छे से माइंड में डालने के लिए कौन सा मेथड आपने यूज़ किया? कैसे आप करते थे डेरिवेशन को सॉल्व? सर पहले तो उसको अच्छे से समझना पड़ता है। उसके बाद आप जैसे मतलब उसमें किया हुआ है सॉल्व, आप एक बारी बुक बंद करके पहले समझ लीजिए, उसका बुक बंद करके खुद से आप सॉल्व कीजिए। 2-3 बारी करने से फिर सर आपको मेथड पूरे दिमाग में आ जाता है। तो डेरिवेशन के मेथड के लिए आप अपने दिमाग में डालिए, हर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कीजिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पीसीएम का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, इतना लेंथी सिलेबस है। तो इतने लेंथी सिलेबस को कवर कर पाना इतने कम टाइम में, क्योंकि बुक्स लेट मिलती है, तो इस बीच आपका क्या कहना है कि कैसे करें हम पीसीएम की प्रिपरेशन? क्या कहना चाहोगे आप?
तो पहली बात तो आपको बुक्स पर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि बुक्स एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही आते हैं। आपने एडमिशन करा, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ऑनलाइन के थ्रू। आप भी सर मतलब क्लासेस वगैरह लेते हैं, उसके थ्रू आपको किसी ना किसी पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बुक सर है, क्योंकि बुक से मतलब क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो जब आपके पास बुक्स आ जाए तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि मतलब उनके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उससे डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसकी आपको हेल्प मिल जाएगी। और सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर लेना चाहिए लास्ट टाइम में। जैसे आपकी भी मतलब वीडियोस मैराथन क्लासेस वगैरह चल रही थी, वो मैंने मतलब हिंदी की इंग्लिश की सबकी अटेंड करी थी। मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे उससे। एंड लेकिन पीसीएम का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे हम, क्या हर एक चैप्टर को पढ़ना है या रट के हमें याद करना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो सेम एग्जाम में आ जाए, और कुछ क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, वो चैप्टर छोड़ देते हैं, जिस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। उनको पता है कि चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल तो सब्जेक्ट है नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ के जाओगे एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्वेश्चन आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, आप एक बार समझ लेंगे तो ही आप मतलब उसको अच्छे से लिख पाते हैं। अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि बस याद कर लेंगे 4-5 क्वेश्चंस, उससे नहीं होने वाला है। आप एक बार चैप्टर अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, और क्वेश्चंस आर डुएबल होते हैं सारे के सारे, उतने भी हार्ड नहीं आते कि आपसे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, चैप्टर को समझना आसान है या टाइम टेकिंग है? सर ऑब्वियसली पीसीएम है तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सर। उसमें मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, उसको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आपका एडमिशन जैसे सर इसी टाइम में होता है, तो अभी प्रॉपर आपके पास 1 साल तो पक्का रहेगा प्रॉपर, तो आप अच्छे से उसके ऊपर टाइम दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए, तो पूरा सिलेबस कितने मंथ में कवर हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट 2 या 3 घंटे डेली दे रहा है पढ़ाई पे? थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर हम एनआईएस का 12th का दे रहे हैं सर, तो उसमें 11 12 बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। मतलब 2-2 बुक तो लगभग पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में सर समझना पड़ेगा। अब वो जैसे आर्ट्स वाले होते हैं ना सब्जेक्ट, उसमें अगर एक बार आपको याद करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देख लेते हैं, इसमें आपको समझना पड़ेगा, उसमें आपको सर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्पेशली मैथ्स में तो सर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ता है मैथ्स में काफी ज्यादा। करेक्ट। यानी कि टाइम टेकिंग है ये, और आपको 5-6 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन एग्जाम्स के ठीक 2 से 3 महीने पहले ही सिलेबस कवर कर लेना, ताकि रिवीजन का टाइम भी मिल जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लो। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हेल्प मिलता है, ये बताइए। यस सर, पीवाईक्यूज काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। सैंपल पेपर सर मस्ट है, सैंपल पेपर सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मतलब मैंने देखा है ना हिंदी में फिर इंग्लिश में वो सिमिलर टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपको सैंपल पेपर में दिए हुए हैं लगभग सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आप सैंपल पेपर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपको पेपर का आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर आने वाला है। बिल्कुल। तो लेकिन पीसीएम में क्या क्या हेल्प करेगा, सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज, ये हेल्प करते हैं? यस सर बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए आपका जैसे केमिस्ट्री वगैरह में तो सिलेबस तो वही है ना, तो आप अगर उसको सॉल्व करके जाते हैं तो आपको मतलब क्वेश्चन पूछने का आइडिया लग जाता है। फिर जब आप पढ़ते हैं चैप्टर वगैरह तो आपको पता रहता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। लेकिन एक डर बना रहता है यहाँ पे स्टूडेंट का कि न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, अगर ज़्यादा टफ आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, घबरा जाते हैं वो। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? पहली बात सर, न्यूमेरिकल्स उतने टफ नहीं आते हैं, टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से मतलब उसको पढ़ा हुआ है तो आपको बस फॉर्मूला पे पुट करके उसके वैल्यू सॉल्व करना है, बस। उतने ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। एंड कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं, मैंने सुना भी है बच्चों से कहते हुए, कि सर मैं एग्जाम देने गया और क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए। क्या सच में ऐसा होता है? क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है या समझने में दिक्कत है स्टूडेंट्स की? क्या कहना है आपका इसके? शायद सर उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने जितना क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें सारे के सारे सर सिलेबस से थे, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। एनएस बोर्ड की बुक से ही आया था सारे का सारा सर, एनआईएस बोर्ड की बुक से ही आया था। ये जो केमिस्ट्री में जो ये ऑर्गेनिक के जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो रिएक्शन होता है, ये इसका क्या खेल है? ये बड़े घबराते हैं बच्चे इसको लेकर, तो रिएक्शन कैसे करें? फिर मैंने तो मतलब जेई की प्रिपरेशन करी थी, तो मेरा काफी ज्यादा उससे मुझे बेनिफिट मिल गया कि मुझे मतलब बहुत सारी चीजें पहले से आती थी, पहले रिएक्शंस वगैरह मुझे पहले से आती थी, तो मैंने बस ना वो मतलब थ्योरी थोड़ी पढ़ा, और उससे मतलब जेई में तो थोड़ा ज्यादा लेवल का होता है, इसमें मतलब बोर्ड्स में तो उतना ज्यादा लेवल का नहीं होता है, तो उसका मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल गया था। पर अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको मतलब उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने जेई के लिए प्रिपरेशन किया तो उसकी वजह से आपका हो गया, वहाँ से आपकी हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई आपको। लेकिन जो अभी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए हैं, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं या अभी उनका बेसिक क्लियर भी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें वो, और कैसे स्ट्रेटजी बना के वो रिएक्शन करें? सबसे पहले सर रिएक्शन के लिए वो सबसे पहले थ्योरी पढ़े जो वहाँ पे दी हुई है, उसके बाद रिएक्शंस वगैरह पढ़े, क्योंकि रिएक्शन सर मतलब थोड़ा समझना पड़ता है उसको, उसके बाद खुद से उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे मतलब क्या रिएक्ट करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसे उनको खुद से पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना ले तो उससे ज्यादा हेल्प मिल जाती है।
तो सबके शॉर्ट नोट्स अगर बना लेंगे तो फिर उनको याद रहने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, एंड पीसीएम के अंदर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और जैसे Yes, मैथमेटिक्स में कैलकुलस वाला जो पोर्शन है आपका पूरा, इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन आता है, इसको सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है, या मतलब कैसे, क्या स्टूडेंट्स कर ही नहीं सकते, या मार्क्स काट लिया जाएगा, क्या है आपका कहना है इसके ऊपर? जब पर्सनली मुझे बताऊं तो मुझे मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा इजी लगे थे, मतलब मैथ्स के बहुत ज्यादा आसान थे। और उसके बाद सर आपको उसमें ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको 2 ऑप्शन मिले रहेंगे कि ये करना है या फिर नीचे वाला करना है, तो उससे ज्यादा हेल्प हो जाती है। अगर इन केस अगर मुझे ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो मैं नीचे वाला वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैथ्स वाला क्वेश्चन सर इजी था, और कैलकुलस का पार्ट था पर उतना हार्ड नहीं था सर, मतलब बेसिक लेवल का ही था। आपके मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह से क्वेश्चन आए हुए थे। और ये जो डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें मतलब कि बच्चे घबराते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, तो वो ऐसा क्या सॉल्व करे, इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करे एग्जाम में जाने से पहले मैथमेटिक्स के अंदर? प्रैक्टिस के लिए सर अगर आप मैथमेटिक्स की बुक देखेंगे तो आपको हर एक चैप्टर में बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं। इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारे दिया हुआ है, लास्ट में टर्मिनल एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके बुक से ही हो जाएगी। उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स भी काफी सारे हैं, तो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं आप, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर टर्मिनल एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस काफी सारी हो जाएगी। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। एंड पीसीएम की स्टडी के लिए क्या सिर्फ एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो करें, या कोई रेफरेंस बुक भी है जिससे पढ़ा जा सकता है एनएस के सिलेबस को? बेटर रहेगा सर कि आप एनआईओएस बुक का जो आपको बुक मिला है उसी से सॉल्व करें, उसी को पढ़े। अगर आपके पास टाइम बच रहा है फिर दोबारा पढ़ लें, क्योंकि बेटर वही रहेगा। मैंने तो सर उससे ही पढ़ा है, उसके आगे का तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं सर, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा था और उसी के सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। और उतना टाइम आपके पास बचता नहीं है सर, क्योंकि मतलब फिजिक्स के 2-2 बुक, केमिस्ट्री के 2-2 बुक, मैथ्स के 2-2 बुक, उतना करने के बाद आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक करे उतना टाइम आपके पास बचेगा ही नहीं। फिर भी अगर बच रहा है तो बाकी सारे और भी बोर्ड्स के ट्राई कर सकते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलिए वेरी गुड। एंड यहाँ पे तो आपने कहा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि स्टूडेंट्स का ये जो 75% क्राइटेरिया है, क्या ये पूरा हो पाएगा? अभी डाउट अभी भी है बच्चों के मन में। ये कितना मेहनत करने का पड़ेगा इसके लिए? बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। क्या कहना है आपका इसको? सर पर्सनली बताओ तो मुझे खुद डर लगता था कि मतलब 75% क्राइटेरिया मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मतलब अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी और पूरी मेहनत जो जेई के लिए करी थी वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। पर फिर सर जब मैंने मतलब अच्छे से एग्जाम दिया, जितना मुझे आता था मैंने सारा का सारा लिखा, ऑलमोस्ट तो मैंने सभी लिखा था। उसके बाद जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ सर। मैंने जितना लिखा मुझे उतने ही मार्क्स मिले हैं, ऐसा नहीं कि मेरे मार्क्स जबरदस्ती काट लिए गए, वैसा नहीं हुआ था सर। मतलब मैंने जितना लिखा मुझे उतना मार्क्स मिला, सब जस्टिफाइड था। बिल्कुल। तो जो घबरा रहे हैं वो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, जैसा आपको आता है, जितना आता है लिख कर आना, बट मेहनत करके जाना। पीसीएम सब्जेक्ट से मेहनत मांगता है ये, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में आंसर लिखने का तरीका आपका कैसा रहा? क्योंकि आंसर लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर रखता है आपके मार्क्स कितने आने वाले एग्जाम में। यस सर। तो जैसे सर जो क्वेश्चन पूछते हैं आप हमेशा टू द पॉइंट आंसर लिखिए, बेवजह का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उसको बेवजह का लेंदी करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आंसर लिखिए, बस, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और मैथ्स में तो आपको सर अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस अच्छे से दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद आंसर जैसे आया वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे से। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो टू द पॉइंट आंसर लिखिए, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एनएस बोर्ड के बच्चों को एक तो बुक्स भी नहीं मिलती है, तो कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर बुक्स नहीं मिली, अब पीडीएफ से पढ़ेंगे, आईज में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सब या तो बहाना है, या तो जेन्युइन जो मेहनत करने वाला है वो तो मेहनत कर ही लेगा। जैसे आपने किया, आपको बुक्स लेट मिली, तो आपको क्या कहना है इसका? तो वेट करें बुक्स के लिए या पढ़ाई स्टार्ट कर दें? नहीं, बुक का वेट करेंगे तो सर मतलब बहुत सारे बच्चों को तो एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले मिलता है, तो 1 महीने में आप इतना वास्ट सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो जो लास्ट के महीने होते हैं वो आपका सैंपल पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि आप पूरा सिलेबस वापस उसमें कवर करना स्टार्ट कर दो। तो आपको बुक का वेट नहीं करना। आपने एडमिशन किया, आप अपना मतलब जो जो चीज आपको कलेक्ट करनी है, चाहे पीडीएफ से या फिर कोई और आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, कुछ भी बुक प्रेफर करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप बुक का वेट करते रह जाएंगे तो फिर काफी लेट हो जाएगा। एंड जेई में आपने अप्लाई किया, आपको कॉलेज भी मिला है जैसा आपने बताया, तो कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि एनएस बोर्ड से आपने किया है, कहीं सुनने को आपको मिला हो कि नहीं वैलिड नहीं है, या कोई कुछ टीका टिप्पणी करता है ना, कोई कमेंट करता है कि एनएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है? क्या आपको कहीं कोई दिक्कत ऐसी लगी एनएस बोर्ड की मार्कशीट को लेकर? नहीं सर, मतलब जैसे 21 जून को रात में आए, मैंने उसके जस्ट दूसरे दिन 22 को सर मैंने अपलोड कर दिया अपना सारा कुछ। तो सर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने फोन किया था क्योंकि मैंने पीडीएफ अपलोड किया था, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं अपलोड करी थी, तो उन्होंने बस बोला, एनआईओएस के काउंसलर जिनके थ्रू मैंने करवाया, जहाँ मेरा स्टडी सेंटर था, वहां से बस मुझे स्टैंप और उनके साइन करके वापस से अपलोड करनी। तो बस मैंने उनसे साइन करवा के और मतलब ये स्टैंप लगवा करके वापस से अपलोड किया। मैं सर वेरीफाइड भी हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपके एनआईओएस है तो फिर कोई आपको दिक्कत आ रही है।
बस उन्होंने कहा कि पीडीएफ को वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास स्टैम्प और काउंसलर का साइन चाहिए। बिल्कुल। फिर जब अगर मेरे पास ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। यानी कि जिनका अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है और उनको मार्कशीट कहीं यूज़ करना है, जो रिजल्ट है ऑनलाइन जो है, उसको आप अपने स्टडी सेंटर से स्टैंप लगा के वेरीफाई करवा सकते हो, वो सभी जगह में वैलिड भी होगा, ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने ये बता दी, इन्फॉर्मेटिव बात है ये। एंड एमएस बोर्ड किन मामलों में काफ़ी बेहतर है अदर बोर्ड से, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप? तो सबसे पहले तो मैं अदर बोर्ड्स को प्रेफर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा लग जाता। और सर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ अदर मतलब जैसे मेरी तरह सर, क्योंकि मैंने अदर कोर्स प्रेफर करा था 10th के बाद, मैंने डायरेक्ट 12th नहीं करा, अदर कोर्स प्रेफर करा, तो उस टाइम पे मेरे लिए एनआईएस बोर्ड काफी ज्यादा हेल्पिंग हो गया क्योंकि मैं एक साथ 2 चीजें कर सकती हूँ। मैंने वो कंप्लीट करा, फिर उसके बाद मैंने ये करा, 2 साल मुझे नहीं देने पड़े, ये चीज हो गया। उसके बाद सर उसके क्वेश्चंस मुझे उतने हार्ड नहीं लगे थे सर, पर्सनली बताओ तो सीबीएसई के कंपैरिजन में मुझे उतना हार्ड नहीं लगा, मोर और लेस सेम ही था। और सर जैसे मतलब एक चीज टाइम का डर रहता है कि टाइम भी मतलब आपका रिजल्ट आएगा नहीं, ये चीज सर सब कुछ एकदम प्रोसेस एकदम टाइम से हुआ मेरा सब कुछ। जैसे पीसीपी क्लासेस अटेंड करना मैंने टाइमली अटेंड करा, टीएमए टाइमली सबमिट करा, मुझे टीएमए के मार्क्स भी सर 3-4 महीने पहले मिल गए थे, आपने कहा था फरवरी तक मिल जाएंगे, मुझे फरवरी तक मिल चुके थे, सब कुछ सर टाइमली हुआ था। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, सब कुछ टाइम से हुआ आपके साथ, बहुत अच्छी बात है। एंड पूरे साल हमें अपडेट रहना जरूरी होगा क्योंकि ओपन स्कूल में कोई बताने तो आएगा ही नहीं आपको कि भाई जाओ टीम सबमिट करवा दो, तो आपको अपडेट रहना भी जरूरी है। तो चैनल पे जो अपडेट्स की वीडियोस आया करती थी, टिप्स की वीडियोस आया करती थी, क्या इससे आपकी हेल्प हुई? यस सर, मतलब मैंने तो आपका वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखा है और फिर यूट्यूब पर भी मतलब सब्सक्राइब करके रखा है। तो जैसे सर टीएमए सबमिशन का डेट वगैरह आया तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाती थी, तो उससे मैं पूरा अपडेटेड रहती थी कि कब क्या करना है, लास्ट डेट, फी का लास्ट डेट, फिर बाकी सारी सर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हो, तो उससे मैं पूरा मतलब अपडेटेड रहती थी कि मेरा क्या करना है, इसलिए सारा सब कुछ सर मेरा टाइमली हो गया। चलिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, उनको पता नहीं होता, उनका पूरा ईयर खराब हो जाता है। बिल्कुल, आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी होता है, तो इनका प्रैक्टिकल आपने कैसे बनाया? प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपके साथ क्या हुआ? वाइवा में आपसे क्या पूछा गया था? क्या घबरा रहे थे आप वाइवा जाने से पहले? क्या था आपके साथ, ये थोड़ा बताइए। सर प्रैक्टिकल तो मैंने उसका मिलता है सर लैब मैनुअल, उससे सर मैंने मतलब कुछ 10 प्रैक्टिकल्स लिखने थे आपको, 10 एक्सपेरिमेंट्स, तो मैंने वो सब कुछ खुद से लिखा और फिर प्रैक्टिकल अपने स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट किया। वहाँ पे सर उन्होंने मुझे 2 एक्सपेरिमेंट्स लिखने के लिए मतलब 4 एक्सपेरिमेंट्स लिखे, उनमें से कोई 2 अपने से खुद से सॉल्व करके लिखना था, वो लिखा और उन्होंने कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद सर मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। अच्छा, चलिए। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि प्रैक्टिकल के वाइवा में क्या होगा, वो काफ़ी डरते हैं जाने से पहले कि हमें डर लग रहा है, मार्क्स तो नहीं काट लेंगे, कहीं ऐसे क्वेश्चन ना पूछ ले जो हमें ही ना आता हो, तो क्या कहना आपके इसके ऊपर? नहीं सर, वो जो एक्सपेरिमेंट आप लिखोगे उन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो आपको। मतलब जैसे हमारे में सर मेरे प्रैक्टिकल में हुआ कि ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने 4 to 5 एक्सपेरिमेंट्स लिख दिए, तो उसमें से किसी 2 मुझे अपने नोटबुक में लिखना था और फिर वहां पे सबमिट करने के बाद उन्होंने उसी में से कुछ 2-4 क्वेश्चंस पूछे, बस उससे ज्यादा से क्वेश्चन पूछे। अच्छा, चलिए, यानी कि वो क्वेश्चन आपको देंगे, खुद 4 क्वेश्चन देंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या काफ़ी ज़्यादा टफ थे या इजी क्वेश्चंस थे, क्या लगता है आपको? इजी ही थे सर, सारे लैब मैनुअल के एक्सपेरिमेंट्स में से ही थे और जो आप एक्सपेरिमेंट लिखोगे उन्हीं से पूछेंगे, तो आप वही एक्सपेरिमेंट लिखो जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है, ताकि वो कुछ पूछे तो आप बता पाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि एक्सपेरिमेंट लिखने का ऑप्शन है आपके पास, कोई से भी 10 लिखने, तो कहीं से भी उठा के 10 लिख दो, और जो आपको अच्छे से आता है स्टार्टिंग में वो लिखो, ताकि उसमें से उठा से पूछ ले आपसे, वो ये भी करना चाहिए। एंड फिजिक्स के एग्जाम्स में जब आप आंसर लिख रहे थे या लिखने बैठे, तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हम पढ़ कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपको आंसर लिखना है तो वो चीज़ याद नहीं आता, तो क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि सेंटर के बाहर जाने के बाद आपको याद आया? कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ? सर ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मुझे ना लास्ट तक तो मतलब याद आ गया था, शायद मेरे 1-2 मार्क्स गए होंगे सर उसमें एमसीक्यूज वाले में, ऐसा तो मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा था। स्टार्टिंग में जब मैंने मतलब पेपर सर काफी लेंदी रहता है क्योंकि मैंने जब हिंदी का दिया था ना, तो मतलब लास्ट के 1-2 मिनट पहले मेरा पेपर खत्म हुआ था, तो मुझे उससे आइडिया लग गया था कि पेपर काफी ज्यादा लेंदी है। तो मैंने जब उसके बाद से सर इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब में मैंने ना सबसे पहले थ्योरी वाला सेक्शन स्टार्ट किया था लिखना, क्योंकि पेपर काफी लेंदी रहता है, तो पहले मैं थ्योरी लिख लूं, एमसीक्यूज तो सर इजीली हो जाएंगे लास्ट में भी। थ्योरी में आपको सोचना भी पड़ता है और वो टाइम टेकिंग होता है, तो पहले मैंने सर थ्योरी लिखा जो मुझे आता था सबसे पहले, उसके बाद लास्ट में मैंने एमसीक्यू लिखा, ताकि मतलब अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ उसमें। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, जो सेक्शन बी आपका पहले उसको करे, देन सेक्शन ए को करे। एमसीक्यू में होगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और थ्योरी वाले पोर्शन को जल्दी से लिख के ख़त्म कर दो, ये बहुत अच्छी बात कही आपने।
तो आप सबको भी ये ध्यान रखना है। तो जब आप ये कर रहे थे पूरी 12th की प्रिपरेशन, तो इसके साथ आप जेई की भी कर रहे थे या कुछ और भी कर रहे थे? कैसे आप मैनेज करते थे? लेकिन एनुअस भी करना है, वो उसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे मैनेज हो पाता था आपसे? सर मैं तो स्टार्टिंग से जेई की ही प्रिपरेशन करी थी, तो जेई के साथ साथ सिलेबस सेम ही होता है सर। तो फिर मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रही थी स्टार्टिंग से, दिसंबर तक मैंने सर जेई की प्रिपरेशन करी। उसके बाद जेई मेंस देने के बाद सर मैं फुल्ली मतलब एनआईओएस को डेडिकेट कर दिया, क्योंकि फिर थ्योरी वगैरह मुझे पढ़नी थी। तो दिसंबर जनवरी में मेरे सर जेई हुआ, उसके बाद सर मैंने फरवरी मार्च और उसके बाद अप्रैल में हमारे एग्जाम्स। तो वो सब मैंने 2-2.5 महीने पूरे एनआईओएस को डेडिकेट कर दिया था उसके बाद, क्योंकि उसकी थ्योरीज वगैरह पढ़ने स्टार्ट करी। कॉन्सेप्ट तो मुझे सर पहले से आता था, बस थ्योरीज पढ़ना मैंने उससे स्टार्ट किया। यानी कि 2 से 2.5 महीने आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया सिर्फ डेडिकेटेड एनुअस बोर्ड की स्टडी को, उनके सिलेबस को, यही किया आपने। एंड पूरे साल पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आई जो आप कहना चाहते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है आने वाले स्टूडेंट्स को? सर एक तो सबसे पहली बात कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि आपको पूरा कंसिस्टेंट रहना। अगर आपने पीसीएम लिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज पढ़ा फिर 4-5 दिन छोड़ दिया, आपको पूरा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो उसमें सर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खुद को मैनेज करना, डेली खुद को मतलब कंसिस्टेंट रखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था मुझे। हाँ, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मतलब वो हैबिट बन जाती है। तो ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एनुअस बोर्ड के अंदर पीसीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा फेल रिजल्ट आता है इनका। सर इसका सबसे पहला रीजन तो सर यही हो गया, सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट रहता है कि बहुत से बच्चे सर क्या कहते हैं कंप्लीट ही नहीं कर पाते सिलेबस। आपको सर टाइम से कंप्लीट करना होता है, वो पहले तो बुक्स का वेट करते रह जाएंगे, दूसरी बात जब अगर स्टार्ट भी करेंगे तो कुछ दिन पढ़ा उसके बाद छोड़ देंगे। ऐसे में सर पढ़ाई नहीं हो पाती। आपको पूरा टाइम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका टाइम भी मांगता है, आपका प्रैक्टिस भी मांगता है। आप ऐसा नहीं कि एक बार ही पढ़ के आप उसको छोड़ सकते हैं, तो वो सर बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पीसीएम के स्टूडेंट्स का जो इतना ज़्यादा फेल रेट है एनुअस बोर्ड के अंदर कि 10 में से सिर्फ 4 बच्चे ही पास हो रहे हैं, 6 फेल हो जा रहे हैं पीसीएम के स्टूडेंट्स। इनका रीज़न यही है जो खुशी मैम ने अभी बताया। आपको इनको फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना है, आपको हर दिन पढ़ाई करनी है। कम पढ़ो बट रोज़ पढ़ लो। एक दिन छोड़ेगे, 2 दिन छोड़ेगे, फिर मतलब अपने आप को कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी। फिर अब मैंने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था, आपको इसका ध्यान रखना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने ये। एंड आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ जो आप चाहते हो कि एनुअस बोर्ड के अंदर ये सुधार होने चाहिए। कमियां तो पता ही है सबको, क्या सुधार होनी चाहिए? सर मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ एनआईओएस से, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखी ही नहीं। कह सकते हैं सर आपकी मेरी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। चाहे तो इससे मैं पूरा अपडेटेड रहती थी, इस वजह से शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी सर। आपकी एनर्जी देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स हो और आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाले हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। एंड आपके जब सेंटर पर आपने एग्ज़ाम देने गए थे तो क्या आपको ऐसा लगा कि सेंटर पे चीटिंग हुई है या कुछ बच्चों को अलग रूम में बैठाया जा रहा है, पैसे की लेन देन हो रही है, कुछ चीटिंग जैसा एक्टिविटी आपको देखने को मिला आपके सेंटर पे? हमारे सेंटर पर तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम सब जैसे सारे स्टूडेंट बाहर पे खड़े थे, उसके बाद सबको एंट्री मिली, एक साथ सारे उसी रूम में गए, फिर सर ने सबको लाइन वाइज बैठाया, मतलब एक के बाद एक। उसके बाद सबको पेपर दिए गए और टाइमली पेपर लिए भी गए, मतलब जल्दी बहुत सारे बच्चों का छूट भी गया होगा, बट टाइमली पेपर ही लिए गए थे। तो 3 घंटे में पेपर ले लिए गए थे, अगर आपका हुआ नहीं हुआ फिर भी। अच्छा। तो हमारे सेंटर पे सर मुझे चीटिंग नहीं देखने को मिली। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं कि हमारे सेंटर पे चीटिंग हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने भी सुना है सर। हाँ, बट आपके सेंटर पे ऐसा नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप देना चाहते हो, आपको लगता है कि आने वाले स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखें, आप कुछ और टिप्स देना चाहते हो जो मैंने नहीं पूछा आपसे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कोई सजेशन? सबसे पहली बात, अगर आप मतलब एनआईओएस बोर्ड से दे रहे हैं तो आपको खुद से अपडेट रहना पड़ेगा, आपको खुद से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पहली बात। क्योंकि मतलब आपको कोई स्कूल से नहीं है जो आपको फोर्स किया जाएगा, आपको मतलब टाइम टेबल वगैरह बताया जाएगा, सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा। ये सब मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और इसी ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई आपको बताने वाला है नहीं, और इसमें आप आलसपन दिखाओगे, ढीले पड़ जाओगे, यार कल कर लेंगे, वो कल करते करते एग्जाम भी आ जाएगा। इसीलिए आपको इन चीज़ का ध्यान रखना और स्टार्टिंग से ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी है। आज खुशी जी ने जो आप पॉइंट्स बताए हैं, सारे मुझे लगता है सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं और आपकी एनर्जी देख के मेरे में एनर्जी आ गई। आने वाले सभी जो गर्ल्स स्टूडेंट है, चाहे बॉयज़ है एनुअस बोर्ड के अंदर, उनको आज इंस्पिरेशन लेनी चाहिए खुशी जी से, और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इंटरव्यू दिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला आज हमारे से बात करने के लिए। मैं इसका हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद आपका।